सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि हम लोकतंत्र के इस पर्व का स्वागत करते हैं। बीजेपी उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बननी तय है। हमें पूरा विश्वास है कि डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए जनता बीजेपी को फिर से दिल खोलकर आशीर्वाद देगी। और देखिए, चुनाव आयोग के प्रचार के लिए नई गाइडलाइंस के बाद बीजेपी बेहद एक्टिव हो गई है। एक और उसकी आईटी सेल काम कर रही है, तो दूसरी ओर रविवार को महिला मोर्चे की सोशल मीडिया जिला प्रभारियों की अहम वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर पर दिल्ली से बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा मिश्रा मौजूद रहीं। पूजा के मिश्रा उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा की चुनाव प्रभारी भी हैं और इस वर्कशॉप में बदले परिवेश में कैसे सोशल मीडिया के जरिए काम किया जाना है, इस बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि महिला मोर्चा हर मोर्चे के लिए तैयार है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को तय करने के लिए पिछले 7 सालों से लगातार काम किया जा रहा है। मोदी सरकार ने महिलाओं को हर स्तर पर सशक्त किया है। इस बार चुनाव में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होगी। आज विशेष तौर पर हम लोग, आप देख रहे हैं जिस तरह कोरोना के माहौल में चुनाव आयोग ने भी ये दिया है कि रैलियां नहीं होंगी और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है। भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा भी ये जो एक वर्कशॉप हम अंदर कर रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया को लेकर, कैसे हम उस रीच को बढ़ाएंगे, या महिला कितनी सशक्त है और वो किस तरह से अपनी बात को रखने का एक आज की डेट में जो सबसे तेज और बड़ा माध्यम है उस सोशल मीडिया पर लेकर हम काम कर रहे हैं। मेरे साथ में उत्तराखंड की सोशल मीडिया के इंचार्ज पूनम शर्मा जी भी हैं और इस वर्कशॉप के लिए मेरे साथ हमारे राष्ट्र की महिला मोर्चे की सोशल मीडिया इंचार्ज सुजाता जी, प्रीति गांधी जी हमारी इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया की, और हमारी नीतू जी जो हमारी मीडिया इंचार्ज है। ये सारे लोग वर्कशॉप ले रहे हैं। मीडिया के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, किस तरह से सोशल मीडिया समाज तक या कार्यकर्ताओं तक पहुंच सकता है और किस तरह से सरकार की योजनाओं को हम बहुत तीव्र गति से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए अपनी बहनों से एक वाद संवाद हमारा चल रहा है अंदर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड में एक ही चरण में 14 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 10 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। आपको बताते चले कि मौजूदा वक्त में राज्य के 70 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि असेंबली में कांग्रेस की 9 सीटें हैं। 5 राज्यों के चुनाव के लिए मतदान 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। दूसरे चरण यानी कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव तैयारियां बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। उत्तराखंड में चुनाव के लिए नामांकन 21 जनवरी से शुरू होंगे और नामांकन की अंतिम तारीख 18 जनवरी है। नाम वापसी का अंतिम दिन 31 जनवरी है, जबकि 10 मार्च को मतगणना होनी है और चुनाव के नतीजे आएंगे। उत्तराखंड में कुल 81,43,000 मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 39,19,000 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 42,24,000 है। उत्तराखंड में कुल पोलिंग बूथों की संख्या 11,647 है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही मशीनरी सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में सबसे पहले सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थल, निजी संपत्ति से अनधिकृत रूप से लगाई गई प्रचार सामग्री को हटाने का काम जोर शोर से शुरू हो चुका है। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने शनिवार शाम को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के सभी प्रचार सामग्री की निगरानी को सभी विधानसभा क्षेत्रों में 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड गठित कर दिए गए हैं। इनमें 1 मजिस्ट्रेट और 3 से 4 पुलिसकर्मी शामिल हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक 24 घंटे के अंदर फ्लाइंग स्क्वाड सभी विधानसभा क्षेत्रों की निगरानी कर 48 घंटे के अंदर सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक स्थल पर बगैर अनुमति के लगाए गए बैनर, होर्डिंग समेत प्रचार की सामग्री को हटा रहे हैं। इसी तहत आपको बता दें कि निजी संपत्ति से भी 72 घंटे के भीतर प्रचार सामग्री हटाई जा रही है।
और देहरादून से ज्योत्सना हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, जिस बात का इंतजार था, आखिरकार चुनावी बिगुल फूंक चुका है और इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। किस तरह की तस्वीर आप देख पा रही हैं उत्तराखंड के अंदर? बिल्कुल मनु, कल शाम 5 बजे के बाद हालात बिल्कुल बदल गए हैं और पूरी मशीनरी कह सकते हैं कि अब चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। अब सरकारें यहाँ पर काबिज नहीं है, किसी पार्टी का कोई जोर आजमाइश नहीं है, बल्कि जो भी है वो चुनाव आयोग के निर्देश पर है। और उस निर्देश का असर आज सुबह से ही दिखना शुरू हो गया था। मौसम खराब था और उसके बावजूद जैसे ही थोड़ा सा मौसम खुला, जहां भी वॉल राइटिंग हुई थी वो सब कह सकते हैं कि हटाई जा रही हैं। इसके अलावा जहां भी पोस्टर बैनर सार्वजनिक संपत्ति पे लगे थे सब फाड़े जा रहे हैं। जो भी बैनर होर्डिंग्स सार्वजनिक जगह पर लगी थी सब हटाई जा रही हैं। यानी कि पूरा ड्राइव आज शहर में चल रहा था और इसी तरीके का ड्राइव पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। रही बात जो निजी संपत्ति पर किसी ने कुछ पोस्टर बैनर लगाए हैं या कोई वॉल राइटिंग की है, वो भी 72 घंटे के अंदर हटा ली जाएगी। यानी कि कल शाम तक कहीं भी आपको पोस्टर बैनर नजर नहीं आएंगे। और अब कह सकते हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, तो जो भी कहीं अपना कोई पोस्टर बैनर लगाएगा या किसी भी जगह वॉल राइटिंग करेगा, उसके लिए पहले वो प्रशासन से अनुमति लेगा और उसी के बाद करेगा भी। क्योंकि अब ये सारी चीजें किसी भी कैंडिडेट के खर्चे में या पार्टी संगठन के खर्चे में जुड़ेंगी, इसलिए बहुत फूक फूक कर अब आगे कैंडिडेट कदम उठाएंगे। और चुनाव आयोग ने जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने गाइडलाइन तय की थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। आज कोई रैली या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई गैदरिंग, जो पॉलिटिकल गैदरिंग होती है, वो कहीं भी नहीं हुई, बल्कि जो भी वह वर्चुअली मीटिंग्स हुई, वर्चुअली नेता अपने कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट हुए। और सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि नए परिवेश में और नई परिस्थितियों में जो भी चुनाव, जो यही मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ये अपने आप में उत्तराखंड में ऐसे पहले चुनाव होंगे जो कोरोना के साई में होने जा रहे हैं। और एक तरीके से जो एक पुराना तरीका था चुनावी रैलियों के जरिए वोटर्स तक पहुंचना, लेकिन अब वो फिजिकली मुमकिन नहीं है। 15 जनवरी तक तो रोकी और उसके बाद फिर से चुनाव आयोग देखेगा स्थिति को और उसके बाद फैसला लेगा। तो एक तरीके से फिर से नई एक्सरसाइज यहाँ पर तमाम पार्टियों को करनी पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस। किस तरह की सूरत बनती हुई नजर आ रही है और क्या इस ओर अब दोनों पार्टियां सक्रिय हो गई हैं? देखिए मनु, आपने बहुत सही बात कही कि बिल्कुल नई तरीके से चुनाव प्रचार होगा। फिजिकली आप कहीं नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे में वर्चुअल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही एकमात्र साधन है। मैं आज तीनों बड़े दल जो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, मैं सभी जगह गई थी और मैंने चीजों को बातचीत की जब नेताओं से, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक आशंका जरूर थी। क्योंकि जो रैली, रोड शो, इनसे जो एक माहौल बनता है, उसके उलट अब कि आपको वर्चुअली जुड़ना है। मैदानी इलाके में तो ठीक है, या जहां पर नेट कनेक्टिविटी है वहां तो ठीक है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं और वर्चुअली आप रैलियां भी कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं। लेकिन पहाड़ की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है मनु, आप भी जानती हैं कि वहां तो बिजली पानी का कनेक्शन भी बहुत मुश्किल से पहुंचता है। अगर हम टेलीफोन की या मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें तो एक जगह सिग्नल मिलता है तो 2 कदम चलने पर सिग्नल गायब हो जाता है। और कई बार मौसम के मिजाज से आलम यह रहता है कि 2-2, 3-3 दिन तक सिग्नल भी नहीं आता है। तो वहां पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या वर्चुअल मीटिंग्स हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन नेता इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 5 लोगों के साथ अगर चुनाव प्रचार की परमिशन दी है तो हम उन गांव तक जा सकते हैं। उसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि हम पहले से ही बूथ लेवल से अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। जो हमारा आईटी प्रकोष्ठ है वो लगातार काम करता रहा है। बीजेपी का तो दावा है कि 10 लाख उसके यूजर्स हैं इस समय, जो बीजेपी का पेज है। जिसने मैं इसी पे आना चाह रही थी, क्योंकि बीजेपी का आईटी सेल बहुत मजबूत है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस इसे कैसे हैंडल करेगी? क्या लगता है ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए चैलेंजिंग होने जा रहा है, क्योंकि अब नारे भी सुनने देना शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया पर? अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 महीने में अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म काफी स्ट्रांग कर लिया था। और आम आदमी पार्टी की यहाँ पर खास तौर पर टीम है, क्योंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस शौक को जानते हैं कि उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का चुनाव प्रचार के दौरान बहुत अच्छा प्रयोग किया। हालांकि जो सबसे बेहतरीन प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने किया, वैसा तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में काफी आगे गई
गई है इस मामले में। रही बात उत्तराखंड में कांग्रेस की, तो कांग्रेस की समझ में भी आ गया था कि उसको पैरेलल अपनी तैयारी करनी है, और यही वजह थी कि कांग्रेस के आईटी सेल ने भी काफी लोगों को ट्रेन करके हर जगह डिप्यूट किया। क्योंकि जो मैंने बात की कांग्रेस में, उन्होंने कहा कि हजारों लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एज ए एम्प्लॉय कहिए या एज ए वॉलंटियर कहिए, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं। तो हम उन सब चीजों का उपयोग करेंगे जो चुनाव आयोग ने हमको दी है। लेकिन मनु, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, चूंकि ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां एकदम अलग है। इस पे आगे भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। एक दर्शकों को एक और खबर दे दे, जानकारी दे दे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने धामी सरकार पर फिर आरोप लगाया है कि इस सरकार ने बहुत घाव दिए और अब वक्त आ गया है जब जनता जवाब देगी और इस बार कांग्रेस की वापसी होगी। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हुई नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हम सत्ता में आने के बाद जब मामलों की जांच करेंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सारा समय के यूपी उत्तराखंड की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बातचीत की है। पहले आप ये सुनिए, फिर करेंगे चर्चा। इस समय हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। प्रीतम सिंह जी, 5 साल तक जो सरकार की आपने घेरेबंदी की थी, यानी बीजेपी की, अब घेरे में डालने का वक्त आ गया है। अब निश्चित रूप से चुनाव की जो तिथि थी उसका अनाउंसमेंट हो गया है और भाजपा की जो है विदाई होने जा रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया है और लोग जो है इस सरकार से त्रस्त हैं और लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। तो अब ये जो विदाई का वक्त है वो इस सरकार का आ गया है। प्रीतम सिंह जी, जो अब नए परिवेश में इलेक्शन हो रहा है, कोविड प्रोटोकॉल इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है, फिजिकल रैली नहीं हो पाएंगी, रोड शो नहीं हो पाएंगे। उत्तराखंड में प्रचार बहुत टफ है क्योंकि सोशल मीडिया या नेटवर्किंग की प्रॉब्लम होती है। आप तो खुद बहुत ही दुर्गम और पहाड़ी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितनी दिक्कतें पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के सामने आएंगी? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कोविड की वजह से जो है जो गाइडलाइंस दी है उसमें पर्वतीय क्षेत्र में एक दिक्कत आएगी, लेकिन कोविड ज़्यादा ना बढ़े ये जिम्मेदारी हमारी भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम मैन टू मैन जो है सीधा संवाद स्थापित करें। हमारे साथ ही जो है गांव-गांव जाकर के कांग्रेस की जो रीति नीति है उसको लेकर के आमजन के बीच में जाएंगे और साथ ही साथ जो सरकार का फेलियर है उस परिप्रेक्ष्य में हम अपनी बात कहेंगे। और ठीक है कि जो है जिस तरीके से पूर्व में प्रचार होता था वैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन 5 सालों में हमने सरकार को हर मोर्चे पर घेरा है, सरकार हर मोर्चे पर विफल है और उत्तराखंड के आम आदमी के जेहन में है कि इस सरकार ने हमको बहुत घाव दिए हैं, तो 2022 में इसका हिसाब चुकता करना है तो लोग तैयार हैं। प्रीतम सिंह जी, जहां आप कह रहे हैं कि आम आदमी को बहुत घाव दिए हैं, एज ए नेता प्रतिपक्ष, शैडो चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, बहुत सारे इश्यूज में आपको भी बाईपास किया। खासतौर पर अगर सूचना आयुक्त की बात करूं, अभी चुनाव आचार संहिता से पहले जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये भी इशू बनेगा? नहीं, देखिए, इस सरकार ने तो जिस तरीके से 5 साल लोगों को छलने का काम किया है, अब सरकार का फेलियर तो इस बात से प्रदर्शित हो रहा है कि इन 5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं और जो अनंतिम मुख्यमंत्री हैं वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं आपके सामने है। आए दिन जो है नई घोषणाएं करना, उसके लिए धन उपलब्ध नहीं है। मैं तो जब देखता था निविदाएं आमंत्रित करके उसके नीचे लिखा जाता है कि ना तो इसकी प्रशासनिक स्वीकृति है ना इसकी वित्तीय स्वीकृति है। मुख्यमंत्री की घोषणा इसलिए निविदाएं कर दी जाए, कहां से पैसा आएगा इसकी बात जो है सरकार नहीं कर रही है। और जिस तरीके से ट्रांसफर, पोस्टिंग हुए, शराब पॉलिसी में जो बदलाव करने का काम अब जो है सरकार ने किया है, तो ये दर्शाता है कि सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया और चुनाव में जाते जाते जो है हम कुछ कर लें तो शायद चुनाव प्रभावित हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। लोग सरकार को चुनते हैं इसलिए कि वो 5 वर्ष तक जो है सही तरीके से कार्य करे।
लेकिन इस सरकार ने नहीं किया है। आपने कहा कि चुनाव आयुक्त में, सही बात है, हम समझते थे कि जो सूचना आयुक्त में हम समझते थे कि शायद संभवतः जो परंपराएं हैं और जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी जो है एक सदस्य के रूप में रहते हैं, उनको बाईपास करके सूचना आयुक्त बना दिया, मेंबर्स बना दिए, कदापि उचित परंपरा नहीं है। लेकिन भाजपा जिस तरीके से हर मशीनरी को पैरों तले रौंदने का काम कर रही है, उसका दुरुपयोग कर रही है, लोग इसको देख रहे हैं। आपकी सरकार आएगी तो इन सारे इश्यूज में जो 11 आवर में ट्रांसफर पोस्टिंग हुए, अपॉइंटमेंट्स हुए, सूचना आयुक्त में जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई, क्या जांच करवाएंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग किए हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार को सोच समझ के करना चाहिए था। सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप जो है ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, कदापि उचित नहीं है। जिन विषयों में अनियमितता होंगी, निश्चित रूप से हम सरकार में आएंगे तो हम उसकी जांच कराएंगे। प्रीतम सिंह जी, कैंडिडेट का सिलेक्शन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक एक सीट पर कई दावेदार हैं। आप खुद सिलेक्शन कमेटी में हैं। हरीश रावत जी कहते हैं कि 45 सीटों पर हमारी सहमति बन गई है। ये बात सही है? देखिए, आपने सही कहा कि जो टिकट वितरण है वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और एक एक सीट पर कई प्रत्याशी हैं, तो ये एक सुखद संदेश भी है कि लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। और हमारे साथी जिन्होंने टिकट अप्लाई किया है वो बहुत ही कर्मठ हैं, जुझारू हैं और हर साथी इतनी क्षमता रखता है कि वो चुनाव लड़ करके जीत हासिल करे। लेकिन लोकतंत्र में आप जानते हैं कि टिकट तो अंततः एक को मिलना है, कठिन फैसला है, लेकिन कोशिश होगी कि हम अच्छे प्रत्याशियों को उतारें ताकि वो जीत हासिल कर सके। क्योंकि अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, सीईसी की बैठक नहीं हुई है, कुछ पर सहमति बनी है, कुछ पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। तो ये सब चीजें हैं और मैं समझता हूं कि अगले 2-4 रोज में जो है इस पर हम पूरा होमवर्क करके टिकट जो वितरण का कार्य इसको पूरा कर लेंगे। चुनाव में ये कहा जाता है कि कांग्रेस को अपने विरोधी से कम खतरा होता है, अपने परिवार से ज्यादा होता है, क्योंकि कांग्रेस के अंतर विरोध चरम पर आ जाते हैं। रूठने मनाने की जो प्रक्रिया है वो देहरादून से दिल्ली तक चली जाती है। क्या अब चुनाव कॉल होने के बाद इन चीजों में कुछ विराम लगेगा या यूं ही चलता रहेगा? देखिए, कोशिश होगी, हमारी प्रयास होगा कि जिसको टिकट मिला है सब कांग्रेस के साथ ही एकजुट होकर के उसको लड़ाने का काम करें। और सही बात है, जहां पर प्रत्याशी जो है ये समझते हैं कि हम जीत हासिल कर सकते हैं, वहां पर ये परिस्थितियां पैदा होती है। लेकिन कांग्रेस के एक एक साथी से आग्रह करना चाहता हूं कि देखिए, इन विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के एक एक साथी का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की पुनर्स्थापना करें, सोनिया जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। और इन परिस्थितियों में कांग्रेस का एक एक साथी पूरी निष्ठा के साथ जो है कार्य करेगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ 4 पॉइंट ऐसे क्या होंगे आपके जिससे आप उसको डायरेक्ट हिट विकेट कर देंगे? देखिए, पहले तो विफलताओं का अगर मैं जिक्र करूं तो आप देख लीजिए, आपके सामने है, किसानों की ऋण माफी की बात हुई थी, आय दुगनी होगी, ना तो आय दुगनी हुई ना किसानों का ऋण माफ हुआ। आज किसान आहत हैं और उसकी परिणति आपने पंजाब में देख ली, प्रधानमंत्री की जनसभा में। दूसरा, नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया था, रोजगार देने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है और नौजवान साथी भी जो सरकार को बदलना चाहता है। बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश की बात कही थी, अपने चरम पर है। आपके सामने कि कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से सक्षम साबित हुई। क्या कहा था इस सरकार ने कि हम पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। कहाँ है लोकायुक्त? आज तो हम चुनाव में चले गए लेकिन लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं। भू कानून को ध्वस्त कर दिया। आपके सामने तीर्थ पुरोहितों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ा। ये सरकार ऐसी सरकार है जो रोल बैक की सरकार है। आपके सामने है, गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया, क्या हुआ उसका हर्ष? प्राधिकरणों का गठन हुआ, उसका हर्ष क्या हुआ?
आप देखिए ना, मैंने कहा ना कि हरिद्वार में जो है कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ वो आपके सामने है। तो ये विफलताओं की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, इसको लेकर के भी हम जाएंगे और निश्चित रूप से हमारा अपना रोड मैप भी होगा। हमारा चुनावी घोषणा पत्र आएगा, उस चुनावी घोषणा पत्र में हमारी पहली प्राथमिकता है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है उस पर हम अंकुश लगाने का काम करें। बढ़ती हुई महंगाई से आम जन त्रस्त है, राज्य सरकार का भी कोई दायित्व बनता है, हम उस दायित्व का निर्वहन करने का काम करेंगे और जो हम चुनावी घोषणा पत्र में उत्तराखंड के लोगों से वादा करेंगे उसको पूरा करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। बीजेपी का दावा है कि अब की बार 60 पार। प्रीतम सिंह जी क्या दावा कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, उन्होंने जब जब राज्यों में चुनाव हुए तब तब लक्ष्य जो है निर्धारित किया और ये नारा भी दिया कि अब की बार इतने बार, लेकिन कहीं पर सफल नहीं हुए। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मतलब मैं इन राज्यों में भी तो लक्ष्य निर्धारित था, तो क्या वो लक्ष्य मिला? तो ऐसे ही उत्तराखंड में भी इनका हश्र होना है। और जहां तक आपने कहा कांग्रेस का, जो मैं कह सकता हूं कि जब हम आम जन के बीच में गए, जिस तरीके से लोगों का प्यार से आशीर्वाद मिल रहा है, लोग उमड़ करके जो है कांग्रेस के जनसभाओं में आ रहे हैं, तो ये संकेत है इस बात का कि लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। और मैं समझता हूं कि जो नारा बीजेपी ने दिया है ठीक इसके उलट जो है कांग्रेस यहां पर खड़ी होगी और बीजेपी का आप देखना क्या हश्र होगा। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हैं और जनता ने साफ तौर पर समझा है कि 5 सालों में वर्तमान सरकार ने उनको छला है, इसलिए जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और 2022 कांग्रेस का होगा। कैमरामैन दयाल बिस्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, कोरोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। हल्द्वानी में कुख्यात स्मैक तस्कर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बहुउद्देशीय भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि पुलिस ने कुमाऊं में बड़े स्मैक तस्कर का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। डीआईजी भरने का कहना है कि बेल बाबा के पास मुखबिर की सूचना पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान अचानक एक कार से उतरकर 2 युवक भागने लगे। संदिग्ध युवकों को पुलिस ने पकड़ा। जब पूछताछ की तो दोनों युवकों ने अपना नाम सारिक अली और शहीद बताया। पकड़े गए आरोपी तस्करों ने बताया कि वो बरेली से स्मैक खरीद कर उसे हल्द्वानी शहर के अलावा पहाड़ी क्षेत्र जैसे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में ऊंचे दामों में बेचने का काम करते थे।
आरोपियों के पास से पुलिस ने 512 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 51 लाख बताई जा रही है। एसएसपी नैनीताल के अंडर में जो है एसओजी नैनीताल ने ये पकड़ी है। ये कुमाऊं की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है और ये लगभग जो है 51 लाख के करीब अनुमानित इसकी लागत है। ये जो इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें एक व्यक्ति फरार है, असद जो है अभी मीरगंज बरेली से फरार है, एक बनफुलपुरा से। समस्त टीमें लगातार इसमें एक्टिवेट थी, मुखबिरी तंत्र लगाकर। यहाँ सूचना थी कि बरेली से बड़े पैमाने पे जो है ड्रग्स आकर जो है ये पहाड़ में और जो कुमाऊं के जो यहाँ हल्द्वानी में बेची जा रही है, स्कूल कॉलेज और मॉल्स में वगैरह। तो इसमें कई दिन से हमारी टीमें लगी थी और आज जो है वो आचार संहिता के पहले दिन ही जो है ये बड़ी एक कार्रवाई जो है नैनीताल पुलिस ने की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना की। उत्तराखंड में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटे अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटे में 1560 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि किसी के मरने की कोई खबर नहीं है। वहीं देहरादून में शनिवार को 537, नैनीताल में 404, हरिद्वार में 303, पिथौरागढ़ में 82, पौड़ी में 24, बागेश्वर में 13, अल्मोड़ा में 52 और उधम सिंह नगर में 37 के साथ चंपावत में 46, उत्तरकाशी में 20, रुद्रप्रयाग में 6 संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 270 मरीज ठीक भी हुए हैं। फिलहाल राज्य में कुल 3254 केस एक्टिव हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सारा समय के साथ। सारा प्रणाम।